हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएसआई एग्जामपुर मॉक नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने 2 मॉक कंप्लीट कर लिए है। सेकंड मॉक रीजनिंग बचा हुआ है, उसका वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। आज हम फुल मॉक अटेम्प्ट करेंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। देखिए हम क्या करेंगे आज। सबसे पहले मैं इसको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ क्या करना है। ये पहले हम मैथ, ध्यान रीजनिंग और जीएस और हिंदी करेंगे उसके बाद, ठीक है। हम मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं तो अब हमको मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उसके सबसे पहले हिंदी और जीएस को अटेम्प्ट करके जितने क्वेश्चन होते करके अपना मैथ और रीजनिंग की तरफ निकल जाइए, ठीक है ना। ऑफलाइन मोड में हम आसानी से पेपर कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ और रीजनिंग की करनी है, तो पहले मैं इसी को सोल्व करता हूँ, ठीक है। देखते क्लास लाइव हुई है कि नहीं। क्लास लाइव हो चुकी है और आवाज़ भी क्लियर है। आवाज़ चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, सब क्लियर है दोस्तों। पहले बात, कमेंट नहीं करना है और किसी चीज़ को लेकर कमेंट करना है तो वैलिड होना चाहिए। ध्यान से क्लास को सुनना है, ठीक है। शुरू करते हैं मैथ से। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 81 जो है, यहाँ शुरू करते हैं। उसके बाद आपको बता दिया मैंने कैसे कैसे क्या करना है। देखिए 81 से पढ़िए क्वेश्चन। और ये एग्जाम्पल की मॉक है, ऑफलाइन मॉक है, 20 मॉक है, पूरा सेट कराया जाएगा। ध्यान से आपको पढ़ना है और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे हमारा एक बड़ा परिवार हो और हम और अच्छी तरीके से मेहनत करें। देखें यहाँ पे, जब संख्या 12 और 6 को परस्पर बदल दिया जाए और भाग और प्लस को बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। देखिए यहाँ पे हमें तो ऑप्शन उठाए करने पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर 1 दिख लेते हैं पहले क्या कहता है। देखिए यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, 12 और 6 को बदलना है। तो 6 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 12। सबसे पहले नंबर को अपना क्या करिए, डील करिए। उसके बाद देखना है चिन्ह को क्या करना है। 4 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए और 12 की जगह कितना लिखना है, 6 लिखना है। 6 लिख लीजिए, 3 इक्वल टू 30, इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पे साथ में क्या कहा है, भाग और प्लस को बदलिए। यहाँ पे क्या होता है, भाग, शुरू में भाग था तो इसी जगह क्या जाएगा, प्लस। और जो हम लास्ट में प्लस है, इसी जगह क्या जाएगा, भाग। बाकी चिन्ह कैसे आएंगे, सेम आ जाएंगे। यहाँ पे गुणा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखें यहाँ पे 12 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 प्लस के 20। 3 से 6 को डिवाइड करें कितना आएगा, 2 आएगा। इक्वल टू कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। देखिए 12 में 20 जोड़ेंगे 32, 32 से 2 गया, कितना बचा 30। तो आंसर कितना हो गया आपका 30, यानी पहले वाला ऑप्शन क्या है इसमें सेट हो गया है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। पहले हम मैथ वाला पोर्शन कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे हम रीजनिंग पे, फिर बाकी देखेंगे अपना हिंदी और जीएस। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से आप भी सोल्व करना है मेरे साथ, ठीक है। और तैयारी करते रहिए। 3 नल ए, बी और सी एक टैंक को क्रम से 20 मिनट, 15 मिनट और 12 मिनट में भरते हैं। इस तरीके से है, एक नल ए है, एक नल बी है, एक नल सी है। ये कितने मिनट में भरता है, 20 मिनट में, ये 15 मिनट में और ये भरता है 12 मिनट में। तो हमें ऐसा करने के लिए अगर हमें टोटल वर्क पता हो इस क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, आप इन सब का एलसीएम ले लीजिए। इन सब का एलसीएम कैसे लोगे आप, इसको मान लीजिए 5 इंटू 4। 15 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, 5 इंटू 3, और 12 बनाने के लिए 4 इंटू 3 ऑलरेडी है। जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी आएगी, इसकी एक एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। 15 से डिवाइड करने के बाद एक एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। 12 से डिवाइड करने के बाद कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 4 हो गई, सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई दोस्तों, 5 हो गई। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, तो उन्हें टैंक का 40% भाग भरने में, तो ये तो अपने आप में कितने परसेंट है, 100%। कितना है, 5 चौक 20 या 60, कितना है 60। और 60 का कितना भरना है, 40%। और 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5, यानी कि 2/5। हमें टोटल काम कितना करना है, सिर्फ इतना ही तो काम करना है, टोटल काम, बिल्कुल सही बात है। और ये काम कितनी एफिशिएंसी से करना है, सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए अगर, तो 5 और 4 9 और 9 3 12, 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 से डिवाइड करने के बाद 12 पंजे 60, 5 से गया 5, तो कितना बचा, 2 बचा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2 मिनट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कहता है, ये शब्द इंटरनल में प्रत्येक स्वर को उसके बाद के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में बदल दिया जाता है। देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है, इसने क्या कहा है, यानी कि वोविल है, स्वर को उसके बाद के अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि वोविल में क्या करना है, वोविल में एक जोड़ना है, ओके। और जो आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उसमें क्या करना, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में बदल दिया जाता है पहले वाले में,
क्या करना है पहले वाले में, तो कॉन्सोनेंट में से एक माइनस करना है। और देन इस प्रकार बदलने के बाद वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया तो दाहिने से पांचवा अक्षर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, देखें यहाँ पे सबसे पहले कोडिंग कर लीजिए 9, 14, 20, 5, 18, 14, 1 और 12। और सबसे पहले 100 को पकड़ लीजिए। आपके वोवेल कौन कौन से है, आपका वोवेल ये है, ये वोवेल आपका, और 1 यानी ए ई आई ओ यू आपके वोवेल होते हैं। इसने कहा है इसमें एक जोड़ना है। अगर आप 9 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाकी बचे हुए नंबर से एक माइनस करना है, 13, 19, 17, 13 और 11। और इसके बाद क्या करना है, इनको क्रम में लगाना है, यानी कि आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में करने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा नंबर आएगा आपका, कितना आएगा 2। और पूछा क्या है इसने पूछा है दाहिने से पांचवा। तो दाहिने से पांचवे निकालने के लिए या तो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा लिखिए, देखिए लास्ट से करते हैं, लास्ट में 19 आ जाएगा, उसके पहले क्या आएगा 17 आ जाएगा, उसके पहले क्या आएगा 13 आ जाएगा, उसके पहले क्या आएगा एक और 13 आ जाएगा, उससे पहले क्या आएगा 11 आ जाएगा। देखिए दाहिने से देखिए 1 2 3 4 5, तो दाहिने से 5 क्या हो गया 11 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 11। और 11 का मतलब क्या होता है की, क्या होता है की। तो अपना ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पे की है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेकंड ऑप्शन जो आपका क्या है के है। समझ में आई बात आपकी। देखिए यहाँ पे अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 84 नंबर क्वेश्चन है। अब जो ये क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपने देखा होगा पिछले 2 मॉक्स में, फर्स्ट मॉक में भी सेकंड मॉक में भी ये क्वेश्चन आया है बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 84 कैसे करोगे, इसको टैकल करने के बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन को, लेकिन कुछ नहीं करना है, बस दिमाग लगाना थोड़ा और हो जाएगा आराम से। इसने क्या कहा क्वेश्चन में, पहली लाइन में क्या लिखा है, समान क्षमता। यानी कि समान क्षमता का मतलब क्या होता है, सभी का सभी वॉल्यूम सेम है, सबका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम सेम है यहाँ पे। और 3 बोतलों में दूध और पानी का मिश्रण, यानी कि आपके पास मिल्क और वाटर जो रेशो दे रखा है कितना, पहले बर्तन में 2:3, 1:2 और 4:3। जो रेशो होता है, रेशो सबसे छोटा नंबर होता है डिवाइड करने के बाद, फिर कुछ नहीं बचता है, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा है सभी का वॉल्यूम समान है। अगर वॉल्यूम समान है ना तो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 2 और 3 कितना है, यहाँ पे 5, 1 + 2 कितना होता है 3, 4 + 3 कितना होता है 7। क्या यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल है, नहीं है ना। तो इनकी सबसे पहले क्वांटिटी इक्वल करो, बस हम यहाँ तक कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वांटिटी इक्वल करो, क्वांटिटी इक्वल करने के लिए 5 3 7 का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 105। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे किसकी करोगे, 5 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 21, इसमें होगी 21 की मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3 है ऑलरेडी, जब 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 × 7 बचेगा, यानी यहाँ आएगा 35 आपका। यहाँ पे किसी मल्टीप्लाई करोगे आप 35 की, यहाँ पे आपका 7 है, जब आप 7 से 105 को डिवाइड करोगे कितना बचेगा 5 और 3 बचेगा, 5 और 3 कितना होता है 15 होता है। तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 15 की मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 21 दूनी 42, 21 × 3 63, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 15 चौका 60, 15 × 3 45। तो आप ये बताइए, अब अगर आप इनको जोड़ोगे 3 और 2 5, 6 4 10 105 पहले बर्तन में, 5 7 और 3 10 105 दूसरे बर्तन में, 5 6 4 10, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम सेम हुआ कि नहीं हुआ। आपका काम क्या था, वॉल्यूम सेम करना, और आपने वॉल्यूम सेम कर दिया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा है, इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है। ये मिल्क था आपका और ये वाटर था आपका। जब हमने उनको बड़ी बोतल में डाल दिया, उड़ेल दिया, तो मिल्क कितना जाएगा उसमें, 5 और 2 7, 6 और 3 और 4 13, 137 जाएगा। वाटर कितना जाएगा, 5 और 3 8, 7 और 6 13 और 4 17, 137 जाएगा, सॉरी 17 178 जाएगा। तो किस ऑप्शन में 137:178 है, आपका पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने समझा होगा क्वेश्चन और समझने का प्रयास किया होगा कि आपको क्या करना है, लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की। बस क्वेश्चन आसान आएगा यूपीएससी एग्जाम में, लेकिन हमको लैंग्वेज फंसा सकती है, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे है इसमें लैंग्वेज घुमा रही है। आपने क्वेश्चन किए है भी, लेकिन लैंग्वेज की वजह से नहीं कर पाओगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। तो ये बताइए कि उसकी सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे
सबसे पहले फ्रैक्शन में खेलना आना चाहिए कि फ्रैक्शन बोलते किसे है। अगर यहाँ पे मैंने बोला 25%, 25% मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये प्राइज, पहला प्राइज था ओरिजिनल प्राइज, इसके बाद मेरे पास नया प्राइज हो गया पी एन। पहले 4 रुपए की कोई चीज थी, अब मैंने 1 रुपया कम कर दिया, कितना बचा 3। 4 का 25% एक होता है, 4 का 25% कितना होता है 1, और एक क्या हुआ कम। ये पहली वाली वैल्यू थी, ये एक रिड्यूज वैल्यू है 25%। 4 का 25% कम किया तो 1 कम किया, यानी कि पहले 4 रुपए की कोई चीज थी, अब कितने की हो जाएगी, 3 रुपए की हो जाएगी। आगे देखिए, उसने कहा उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। अगर पहले कोई चीज 5 बिक रही थी, अब कितनी जा रही है, 6 जा रही है। आप एक बात बताओ मेरे को, मान लो आप दुकानदार हो और आप एक शर्ट 4 रुपए की सेल करते हो, ठीक है, और आपकी दुकान पे डेली कितनी शर्ट जा रही है, 5 शर्ट बिक रही है, तो कितने की आपको इनकम होगी, 4 × 5 होगी ना, 20 रुपए की होगी। ठीक है, यानी कि पहले कितनी जा रही थी, 5, अब कितनी जा रही है, 6। आपको इनकम निकालनी है ना, तो इनकम निकालने के लिए क्या करोगे, 5 की 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे 20, 3 की 6 में मल्टीप्लाई कर दोगे 18, और जो परसेंटेज निकलती है कितने पे निकलती है दोस्तों, 100 पे निकलती है। अगर आप चाहो तो इसे 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90। यानी कि पहले आपकी जो बिक्री हो रही थी 100 रुपए की हो रही थी, अब बिक्री कितने की हो रही है, 90 रुपए की बिक्री हो रही है। तो आप ये बताओ आपको फायदा है कि नुकसान है। अब तो आपको नुकसान है, कितना नुकसान है, 10 का, यानी कि 10% का नुकसान है। परसेंटेज हमेशा कहाँ निकलती है, 100 में निकलती है, और 100 का कितना, 10%। आपका क्या हो जाएगा आंसर, 10% का डिक्रीजमेंट हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो सब कर लेंगे, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कोई नहीं करेगा, लेकिन कम टाइम में बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे करना है और हम उनको ही सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को सभी कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, 7 × 7 × 7 3 43, 4 × 4 × 4 इस तरीके से, लेकिन हमको इस तरीके से नहीं करना है। देखिए आपने सीखा होगा ए की 3 माइनस के बी की 3 का फॉर्मूला, ए माइनस के बी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। अब आप एक बात नोट करिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में 0.7 इज इक्वल टू ए, 0.4 इज इक्वल टू बी, ऐसे लिखा हुआ है मान लीजिए। अगर ये क्वेश्चन वैल्यू में ना होता तो ये क्वेश्चन कैसे होता, फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू, यानी ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, 0.7 की जगह मैंने ए लिख लिया, 0.4 की जगह मैंने बी लिख दिया। देखिए बताइए दोस्तों क्वेश्चन ऐसे होता ना, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, ये फॉर्मूला होता है ना ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला होता है तो ए की 3 माइनस बी की 3 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस के बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। अंश में ये है और हर में ये कट जाता, कितना बचता हमारे पास, ए माइनस के बी बचता। अगर हमारे पास ए माइनस के बी बचता, ए की वैल्यू कितनी है 0.7, बी की वैल्यू कितनी है 0.4, इसको माइनस करके कितना आंसर आएगा 0.3, इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए यहाँ पे, एक वस्तु पर लाभ उसके क्रय मूल्य का 230% है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता तो नया लाभ कितना हुआ। देखिए यहाँ पे एक वस्तु पर लाभ उसके क्रय मूल्य का, यहाँ पे लिखा है 230%। ठीक है, 230% मतलब कितना होता है, 230/100। हमेशा लाभ किसको निकलता है, सीपी पे। अगर सीपी बराबर 100 है, प्रॉफिट कितने का है 230 का, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका 330 का आ जाएगा ना। ठीक है, लेकिन मोटे मोटे शब्दों में कहे 100 रुपए की कोई चीज थी, मैंने कितने में सेल कर दी, 330 रुपए में क्या कर दी, सेल कर दी। इसने कहा यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती, 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 150 हो जाएगा ना, 150। और साथ में बोला है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य स्थिर है, यानी कि पहले भी 330 रुपए की सेल हो रही थी, अब भी 330 की, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। 150 की चीज को मैंने कितने में सेल किया, 330 में क्या किया मैंने, सेल किया। तो अब एक बात बताइए, आप प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आप रेशो में तो निकाल सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू से क्या मतलब है, कुछ भी नहीं। 150 और 3 0, 0 से गया 0, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15 और 11। ठीक है, समझ में आई ना बात इतनी। अब आप एक बात देखिए, प्रॉफिट कितने का हो रखा है, 6 का प्रॉफिट है, कितने पे, 5 पे। हमेशा प्रॉफिट सीपी पे निकलता है,
अगर सीपी में प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 के 6 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 ये मूव जरूर है, लेकिन हम इसमें कंसेप्चुअल ट्रिक्स के साथ चलेंगे, हम सबको सीख के चलेंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से उड़ाएंगे। ठीक है, देखो रुस्तम और प्रीतम की औसत आयु 39 वर्ष है। औसत आयु का मतलब क्या होता है, यानी कि एक तरीके से मान लो हमारे पास 5 आदमी हैं और उनका जो इनकम है कुछ भी मान लीजिए, टोटल सम अपोन में टोटल ऑब्जर्वेशन एवरेज कहलाता है आपका। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, जब हमने कल मॉक किया था उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपोन में टोटल नंबर, ये तो होता है एवरेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे रुस्तम जी है, रुस्तम और प्रीतम, इनका एवरेज कितना है, 39 है। अगर मैं यहाँ पे इनका टोटल ऐड निकालूं, जोड़ निकालूं, रुस्तम और प्रीतम की आयु कितनी हो जाएगी, 78 हो जाएगी। अब मैं सीधा लिख सकता हूँ क्या, देखिए यहाँ पे रुस्तम और प्रीतम, इनकी औसत आयु 39 थी, लेकिन इनकी आयु का जोड़ कितना हो जाएगा, 78। प्रीतम और गीतम की औसत आयु 28 है, तो कितनी हो जाएगी, इनका जोड़ 56 हो जाएगा। और रुस्तम और गीतम 34 है औसत, तो ऐड कितना हो जाएगा इनकी आयु का, 68 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात। अब इसने कहा है कि 10 वर्ष बाद तीनों में सबसे छोटे की आयु क्या होगी। देखिए सबसे पहले इन तीनों की आयु का जोड़ निकाल लीजिए। देखो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर। अब जब मैं इन समीकरणों को जोड़ूंगा तीनों को आपस में, तो क्या हो जाएगा, 2r 2p 2g हो जाएगा ना। ऐसे दो को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब हम इनको जोड़ेंगे 8 8 16 6 22, 7 और 5 12 6 18 2 20, कितना आ जाएगा दोस्तों, 202 आ गया। अब आपको इस 2 से इसको डिवाइड कर देना है, तो रुस्तम हो गया आपका, प्रीतम हो गया और गीतम, इन तीनों की जो आयु है ना उसका योग कितना हो जाएगा, 101। अब आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअल इनकी आयु निकालनी है। देखिए आपके पास आर और पी की आयु का योग कितना है, 78 है। आर प्लस पी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 78 लिख सकता हूँ। और ये 78 लिखने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे जी बचेगा। और ये 78 जब इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 101 में से 78 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 11 में से 8 गए 3, 9 में से 7 गए 2, 23 ईयर का आ जाएगा वो गीतम। अब आपके पास एक समीकरण है, p प्लस की g बराबर 56। अगर g की वैल्यू 23 है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 माइनस की 23 33 आ जाएगी। अब एक बात और देखिए, हमारे पास g की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई, बची किसकी, r की। r प्लस p की वैल्यू कितनी है, 78। और r प्लस p की वैल्यू 78 और p की वैल्यू 33 है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78 माइनस के 33, 8 में 3 गए 5, 7 में 3 गए 4, यानी कि हमने इंडिविजुअल सबकी वैल्यू निकाल ली। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है दोस्तों कि इन तीनों में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है इसमें, गीतम है। कितना साल का है, 23 साल का। अगर गीतम प्रेजेंट में 23 साल का है तो आज से 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 33 ईयर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझना है तो कमेंट कर देना, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कमेंट करने की जरूरत ना पड़े। देखिए यहाँ पे 3 संख्या 5 7 12 के अनुपात में है, ए बी सी, 5 अनुपात 7 अनुपात 12। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या और तीसरी संख्या कितनी होती है, 12 और 5 17, दूसरी संख्या से 50 अधिक हो, दूसरी संख्या से कितना अधिक हो, 50 अधिक हो। अगर दूसरी संख्या 7 है, ये कितना अधिक है, 10 अधिक है। यूनिट में 10 अधिक है, लेकिन रियल में कितना का है, रियल में का है 50, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। यहाँ तक बात समझ में आई बिल्कुल। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तीनों संख्या कितनी है, 12 5 17 7 24, तीनों संख्या का योग 24 है। अगर एक की वैल्यू 5 है तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 पंजे 120 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो यहाँ दोबारा वाली बात समझ लीजिए कैसे किया मैंने। इसने क्वेश्चन में दिया है ए और सी का जोड़ 17 और इसने कहा दूसरी से 50 अधिक है। हमारे रेशो के हिसाब से तो 10 अधिक है, 7 और 17 में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। रेशो में 10 का डिफरेंस है, रियल में 50 का डिफरेंस है, तो एक की वैल्यू 5 हो जाएगी और वैल्यू निकालनी है 24 की, 24 पंजे 120 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। और इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट। क्या करना है, हम सबको मिलके सिलेक्शन लेना है, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यापारी 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं खरीदता है।
और बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ होता है। बताइए 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/8 होती है, आपको याद होनी चाहिए। 37.5% की 3/8 होती है, 62.5% की 5/8 होती है। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। देखिए इसने क्या कहा, हमें जब परसेंटेज में निकालना होता है ना सब कुछ, यहाँ पे बोला इसने हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हमें रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। यह बात याद रखना, अगर जो क्वेश्चन ही परसेंटेज में निकालना है तो रियल वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसने कहा है बेचते समय यदि उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ हुआ, मान लीजिए सीपी और एसपी, एक वस्तु 8 रुपए की थी, उसने 12.5% का प्रॉफिट लिया इस पे। 8 का 12.5% कितना होता है? एक। 8 की चीज को कितने में सेल किया उसने? 9 रुपए में सेल किया। ओके। और दूसरी पर 20% की हानि होती है। 20% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कि 5 की कोई चीज थी, कितने में सेल कर दी? 4 रुपए में सेल कर दी। लेकिन इसमें एक लॉजिक वाली बात क्या है बताऊं? इसमें लॉजिक ये है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि 4,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2,000 वस्तुएं खरीदता है। यानी कि जो सीपी है दोनों वस्तुओं का क्या है? इक्वल है। यहाँ सीपी कितना है? 8, और यहाँ सीपी कितना है? 5। इक्वल तो नहीं है, तो कैसे करोगे? अब इक्वल करना पड़ेगा। इधर कर दीजिए 5 की मल्टीप्लाई, इधर कर दीजिए 8 की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा? 5 8 40, 5 9 45, 8 5 40, 8 चौक 32। समझ में आई बात? सीपी और एसपी, देखिए सीपी दोनों का इक्वल हो गया ना। अब उसने कहा कि उसे बताइए कि कितने प्रतिशत की क्या हुई? हानि हुई। 40 और 40 80, यानी कि जो सीपी था टोटल उसका कितना था? 80 रुपए था। और एसपी कितना है उसका? 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77 है। तो हानि कितने की हुई? उसे 3 रुपए की हानि हुई। कितने पे? 80 रुपए पे, गुणा के 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, कितना हो जाएगा ये? 5 या 15 बटेगे 4, 4 या 12, 4 7 28, 4 पंजे 20। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3.75 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 91 पर। देखिए क्वेश्चन 91 क्या है? यदि एक निश्चित राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। एक बात देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक प्रिंसिपल था और 6 वर्षों में कितनी हो गई? 3 गुना हो गई। तो कितने वर्षों में यह राशि 81 गुना हो जाएगी? 81 का मतलब 3 3 9 3 27 3 81, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। जो यहाँ पे 6 में 3 की पावर 1 हो रहा है, यहाँ पे 6 साल में 3 की पावर 1 हो रहा है, तो 3 की पावर 4 में कितना लगेगा? 6 इंटू 1, यहाँ पे 6 इंटू 1 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4। कितना आंसर आएगा? आपका 24 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सीधा निकल गया 24। क्वेश्चन नंबर 92। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य किया और ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। आप एक बात बताओ, ए और बी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन, ठीक है। और इन्हें क्या कर दिया? काम छोड़ दिया। जब ये 10 दिन में काम कर सकते थे, मिलके 2 दिन काम किया इन्होंने इकट्ठा, तो कितना काम बचा होगा इनके द्वारा? यानी कि ए प्लस बी का 8 दिन का काम शेष बचा ना। और शेष बी ने 12 दिनों में पूरा किया। यानी ए प्लस बी का जो 8 दिन का काम था वो बी ने कितने दिन में पूरा किया? 12 दिन में पूरा किया। यह इंपॉर्टेंट बात है इसमें, और आप हंसते हो इस क्वेश्चन में इस तरीके से। देखिए यहाँ ए प्लस बी अपोन में बी लिख लिया मैंने, और 12 अपोन में 8 लिख लिया। 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अगर बी की एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी की कितनी है? 3, तो ए की कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1 आ जाएगी। बी की कितनी है? 2 है, ठीक है। अगर ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते थे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो टोटल वर्क हो जाएगा 3 इंटू में 10, 30 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि ए अकेले काम पूरे करते, मतलब कि काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1, और टोटल काम कितना है? 30। आपको कल भी बताया था जब अपने कल मॉक किया था। 30 अपॉन 1 कर दीजिए, आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30 डेज, 30 हार्स, 30 मिनट, जो भी है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया उसमें आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डेज पूछा था तो कितना हो जाएगा? 30 डेज हो जाएगा। कल हमने बहुत लंबी वीडियो ली थी, बहुत सारे कंसेप्ट सीखे थे, जाके देखना है उसको जरूर, ठीक है ना। मॉक नंबर 2 था वो, ठीक है। आज मॉक नंबर 3 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 93। यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये होता है, यह बात हमेशा याद रखनी है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज इक्वल होता है। अगर प्रति वर्ष साधारण ब्याज इक्वल होता है, 2 वर्ष में कितना है? 1200, तो पहले साल में कितना आया होगा? 600 रुपये आया होगा। कितना आया होगा? 600 रुपये। तो उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? पहले साल 600, दूसरे साल 600, फिर 600, 600 ऐसे आता होगा। जब पहले साल का 600 है तो 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 साल का ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3000 रुपये।
तो इसका आंसर कितना होगा, 3000 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, दो नाव क्रम से 36 किलोमीटर प्रति घंटा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर जा रही है। यानी कि एक जा रही है डाउन स्ट्रीम, एक जा रही है अप स्ट्रीम। यानी एक वैल्यू है डी और एक वैल्यू है यू। या ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आगे पढ़ लीजिए। ओहो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लॉजिक क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। इसको तो आप क्या कर सकते हैं, ये गारंटी है एक बार को अगर आप करने बैठोगे पेपर में 99% लोग हैंग हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, कर तो दोगे लेकिन टाइम लगेगा इसमें, तो इसको स्किप मत करना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों नावों के बीच की दूरी क्या है। अब आपको ना डिस्टेंस दी है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है और पूछा है कि डिस्टेंस बताओ। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, बस यही हिंट है इस क्वेश्चन में। क्या बताना है, मीटर में बताना है, और हमारे पास सब कुछ क्या है, किलोमीटर में है। क्या है, किलोमीटर में। तो सबसे पहले इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे ना, 36 इंटू 5/18 तो कितना आ जाएगा, ये तो स्पीड आ जाएगी आपकी 10 मीटर पर सेकंड। और दूसरी वाली कितनी आ जाएगी, 54 इंटू में 5/18 15 मीटर पर सेकंड। अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए जब ये नाव, एक नाव इधर जा रही है और एक नाव इधर जा रही है, ये नाव एक दूसरी तरफ जा रही है। मान लीजिए ए पॉइंट पे नाव जो खड़ी है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और जो बी पॉइंट पे नाव खड़ी है उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन में क्या कहा है बताऊं, क्वेश्चन में कहा है कि 1 सेकंड पहले टकरा दोनों नावों के बीच की दूरी क्या है। अगर ये 1 सेकंड चलते ना, एक 1 सेकंड में कितने चलेगी, ये 10 मीटर, और ये 1 सेकंड में कितनी चलेगी, 15 मीटर। आपस में क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, टकरा जाएगी आपस में। लेकिन जहां पर ये खड़ी है ना, उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 तो ये हो जाएगी, 15 ये हो जाएगी, 15 और 10 कितनी टोटल, 25 मीटर हो जाएगी। यानी कि ये टकराने से पहले की दूरी है, यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे खड़ी है। अगर वे दोनों 1 सेकंड चलते, ये 15 मीटर चलेगी 1 सेकंड में, ये 10 मीटर चलेगी और आपस में टकरा जाएगी। लेकिन हमें इनको टकराना नहीं है, जहां पर वो खड़ी है उनके बीच की दूरी बतानी है। तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 25 मीटर। भाई समझ में आया ना क्वेश्चन, हम सब कर दीजिए फटाफट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था लॉजिक का क्वेश्चन में, और मेरे को लगता है शानदार क्वेश्चन था स्मोक में, बहुत से लोगों ने पहली बार किया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये तो समझ जाता है एग्जाम्पल वालों को कि हमें क्वेश्चन अच्छा था ये। ठीक है, देखिए 95 नंबर देखिए, 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे ना अधिकतम लंबाई, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 86 कटेगा, बस 37 18 66 24, 8 से ये नहीं कटेगा, 12 से ये नहीं कटेगा, 18 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहा है, 7 अंकीय संख्या कितने, 5 6 x 3 4 y 4 संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए अगर 72 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब क्या होता है, 8 इंटू में 9 होता है। कितना होता है, 8 इंटू में 9। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 8 का जो विभाज्यता का नियम है क्या है, जो हमारे लास्ट के 3 डिजिट है, जैसे कि 4y4, ये 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर ये 8 से डिवाइड होने चाहिए तो करते हैं, चलो डिवाइड। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या है। हमें y की भी न्यूनतम वैल्यू चाहिए और x की भी न्यूनतम वैल्यू चाहिए। और आप यहाँ पे एक बात नोट करो, लास्ट में क्या है 4। अगर मैं 8 का पारा पढ़ता हूँ, 8 का टेबल पढ़ता हूँ, देखिए यहाँ पे 8 से 24 होता है और 8 8 64 होता है। तो हमारे पास y की 2 वैल्यू हो सकती है, एक 2 हो सकती है और एक वैल्यू 6 हो सकती है। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर मैंने y की वैल्यू 2 मान ली, 8 5 40, 8 या 24, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है ना, यह वैल्यू तो अभी वैलिड है यहाँ पे। ओके, मान लीजिए मैंने y की वैल्यू 6 मान ली। अगर मैं y की वैल्यू 6 मानता, देखिए यहाँ पे 8 5 40, 8 8 64, क्योंकि सिंगल डिजिट हो सकती है यहाँ पे, ऐसे तो है नहीं यहाँ 12 13 मान लूंगा मैं। तो यहाँ पे y की 2 वैल्यू वैलिड हो गई, 2 और यहाँ पे 6। तो इसको अभी लिख लीजिए साइड में, 2 और 6 क्या हो गई, आपकी y की वैल्यू हो गई। देखिए आपके पास 2 समीकरण बन गए, कैसे, 5 6 x 3 4 2 4, दूसरी बन गई आपके पास 5 6 x 3 4 6 4। और आपको अब 8 से डिवाइड करके तो आपको वैल्यू निकल गई 2 और 6। अभी आपको 9 से डिवाइड करना है, और 9 से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है,
जो भी हमारी संख्या होती है उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बात सबको पता है। देखिए यहाँ पे 4 2 6 और 3 9, 5 और 4 9, आपके पास कितना बचा? 6 और x बचा। अगर मेरे को 9 से डिवाइड करना है और x की वैल्यू मिनिमम रखनी है तो कितने नंबर आएगा? यहाँ पे 0 रखूंगा, नहीं आएगा। 1 से भी नहीं आएगा, 2 से भी नहीं आएगा, 3 रखने पर आ जाएगा। 6 प्लस के 3 कितना होता है? 9। अगर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है तो इसके अनुसार आंसर कितना होना चाहिए? 5। कितना होना चाहिए? 5 आना चाहिए। और नंबर 2 बात, मेरे को क्या वैल्यू चाहिए? यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए। मैं इस वाले ऑप्शन को क्यों नहीं देख रहा हूँ? मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे y की वैल्यू 6 है। कितनी है? y की वैल्यू 6। और अगर x की वैल्यू 0 भी आती है यहाँ पे तो 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पे तो 5 6 से छोटा है, तो इस वजह से मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी आंसर के साथ जाऊंगा। कितना हो जाएगा मेरा आंसर? 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए, ये मैंने आपको कल खोल के सिखाया था पूरा का पूरा, और 2 क्वेश्चन आए थे कल इस मॉक में, सेकंड मॉक में, और उसका नेक्स्ट वर्जन इस मॉक में आ गया। मैंने कहा था कि आपको मॉक के थ्रू ही मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट सिखा दूंगा ये। ठीक है ना? कल मैंने आपको प्लस वाला कंसेप्ट सिखाया था, आज माइनस वाला सिखाता हूँ। थोड़ा याद कीजिए, मैंने कहा था आल को हम 100 लिखेंगे और सम को हम 50 लिखेंगे। ठीक है ना? ये कंसेप्ट था हमारा। पॉजिटिव, अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर भी हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस पे। देखिए यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या था? अगर हमारा सब्जेक्ट 100 है तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? 50 होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा 50 होगा। लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट में इसका उल्टा है। अगर यहाँ पे 9 लिखा है, 9 का मतलब होता है 100, और नहीं के पास, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? 100 होगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। अगर ये होता है यहाँ पे सम एस आर नॉट टी, इस तरीके से होता तो सम है, या तो 50 होता, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट हमेशा फिर भी क्या होता? 100 होता। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है। ये कल के आगे का कंसेप्ट है जो हमने मॉक 2 में किया था। ठीक है ना? उस कंसेप्ट को जाकर देख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। देखिए, और ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। सम के साथ क्या लिखते हैं? 50, और एस के साथ क्या लिखते हैं? 50। कल वाली वीडियो में जरूर देख लेना, क्योंकि कंसेप्ट जो बेस था वहीं से स्टार्ट हुआ है सेकंड मॉक में। ठीक है, देखिए यहाँ पे मतलब क्या हो गया? प्लस हो गया। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपको सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट में खेलना है तो आपका आंसर आएगा पहले स्टेटमेंट से नेगेटिव, सेकंड स्टेटमेंट से आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर आपको दोनों स्टेटमेंट मर्ज करनी है ना तो आपका आएगा नेगेटिव आंसर। कैसा आएगा? नेगेटिव आंसर आएगा। लेकिन दोनों स्टेटमेंट मर्ज किस कंडीशन पे हो सकती है? जो भी कॉमन है, क्या बोला मैंने? जो भी कॉमन है उनमें एक वैल्यू 100 पक्का होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? जो भी एक वैल्यू है उनमें कॉमन वैल्यू में एक वैल्यू हमेशा 100 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास s है, यहाँ पे कितना 50, और यहाँ पे s कितना है? 100। तो यहाँ पे s कॉमन है ना? s कॉमन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है। इन दोनों को मर्ज करके नेगेटिव आंसर आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आंसर आएगा। हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बिल्कुल नहीं सीख रहे। वेन डायग्राम से क्या होता है? गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे कुछ u t नहीं है, कुछ u t नहीं है। अगर कुछ u t नहीं है, सम u आर नॉट t, और मैंने कहा था सम के लिए हम क्या यूज करते हैं? 50। और थोड़ी देर पहले मैंने बोला नेगेटिव सेंटेंस में अगर आपका ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमेशा क्या यूज करेंगे? 100 यूज करेंगे। और सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। और अब एक बात देखनी है, हमें क्या देखनी है? एक बात हमें ये बात देखनी है कि हम कहां से कहां पे जा रहे हैं? यू से टी पे जा रहे हैं, यू से टी पे जा रहे हैं। और यू से टी पे जाने के लिए यू की वैल्यू कितनी है? 50, और टी की वैल्यू कितनी है? 100। और हमारे निष्कर्ष में भी यू की वैल्यू कितनी है? 50, और टी की वैल्यू कितनी है? 100। हम 50 को 50 लिख सकते हैं, 50 को कभी भी 100 नहीं लिख सकते। हाँ, अगर यहाँ पे होता सम टी आर नॉट यू, मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, सम टी आर नॉट यू, अगर ऐसा होता यहाँ पे तो मेरे दोस्तों की बात सुनिए, यहाँ पे टी कितना हो जाता? सम के चक्कर में 50, और नॉट के चक्कर में यू कितना हो जाता? 100। और यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है इसमें यू कितना है? 50, और जो हमारा आंसर है यहाँ यू कितना है? 100। मैंने कहा है 50 रुपए के आप 100 रुपए नहीं बना सकते। हाँ, आप 100 रुपए के 50 बना सकते हो। ठीक है, तो वही कंडीशन आपको फॉलो करनी है। जब आगे क्वेश्चन आएगा ना इस तरीके से तो पक्का करेगा उसको उस तरीके से। ठीक है, देखें यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सम यू आर नॉट सम यू आर नॉट टी, तो 50 से 100 बन रहा है और नेगेटिव बन रहा है दोनों स्टेटमेंट को मिला के, तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्टेटमेंट का कंक्लूजन सही हो जाएगा। सभी टी यू है, इसने क्या कहा? सभी टी यू है।
टी से यू पे जा रहे हैं, टी से कहाँ जा रहे हैं, यू पे, और आंसर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और ये आंसर कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर नहीं होगा। तो यानी कि जो आपका कंक्लूजन फर्स्ट है वो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। 42 किलोमीटर पर घंटा पर आवर की गति से वाहन चलाने पर निधि समय से 3 मिनट पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। यदि वह 39 किलोमीटर पर आवर की गति से वाहन चलाए तो 2 मिनट की देरी से पहुंचती है, तो निधि ने कुल कितनी दूरी तय की है। तो यहाँ पर आप एक बात देखिए, हमने 2 वीडियो डाला है जीएसटी का, तो उसमें कंसेप्ट सिखाया था क्या, कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो कि इतनी स्पीड से पहले और इतनी स्पीड से बाद में, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप, S1 इंटू में S2, डिस्टेंस बराबर आएगा S1 इंटू में S2, S1 माइनस के S2, हमने मोड इसे लगाया कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इंटू में जो टाइम का डिफरेंस है वो भी कितने में आएगा, डेल्टा टी घंटे में निकाला जाएगा, कितने में, घंटे में। देखिए यहाँ पे S1 की वैल्यू कितनी है 42, S2 की वैल्यू कितनी है 39, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 3, और जो आपका टाइम है देखिए यहाँ पे 3 मिनट है, 3 मिनट पहले, और यहाँ पे 2 मिनट लेट है, यानी 2 मिनट लेट। अगर यहाँ पे जीरो जीरो होता, 0 से 3 और 0 से 2 कितना गैप है, पूरा 5 मिनट का, कितना गैप है यहाँ पे, 5 मिनट का गैप है। यह बात समझनी, आपको गलती नहीं करना है, 3 में से 2 नहीं घटाना है, यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो दोनों का गैप जो होगा 5 का होगा। अगर 5 का गैप है कितने मिनट का, 5 मिनट का, लेकिन समय कहीं में लेना है हमको, घंटे में लेना है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 से इसको डिवाइड किया कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 इंटू में 39 अपॉन में 12, 3 से डिवाइड किया 3 4 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, निधि ने कुल कितनी दूरी तय की। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन पॉइंट में है बिल्कुल, ठीक है, और ऑप्शन पॉइंट में है तो क्या करोगे आप, 13 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, कितना आएगा, 13 चौका 52, 13 कम 13 और 5 17, अपॉन में 4 आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, कहीं गलती किया भाई हमने, 13 चौका 52, 13 कम 13 और 5 18, देखो यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है ना, 4 चौक 16, 2 20, 4 पंजे 20 और पॉइंट 4 पंजे 20, यानी ये 45.5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले पे कमांड बनाइए अपनी, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर मॉक में आ रहा है, पिछले मॉक में भी आया था, और इसमें अभी एक क्वेश्चन हो रहा है इस मतलब कि इस फॉर्मूले पे, और समझ में नहीं आएगा आपकी, देख लेना चाहिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब आप आने वाले हो उस क्वेश्चन पे देखना, थोड़ी देर बाद आप घूम जाओगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 99, सूर्य जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि कहाँ पे खड़ा है, वो ईस्ट साइड में, वह दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है, इसके बाद वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, एक बात बताइए, 90 और 45 कितना होता है, 135, जब 135 क्लॉकवाइज घूमा, 135 एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो ये तो कट गया आपस में, तो अभी भी उसका मुख किस दिशा में है, ईस्ट में है, कहाँ पे है, ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 100, बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हम। देखिए यहाँ पे, क्या सरकार, स्थानीय अधिकारी और नागरिक किसी शहर में वायु प्रदूषण की जांच करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। इसने क्या कहा, सरकार हो, स्थानीय अधिकारी हो या नागरिक, हमें क्या करना, वायु प्रदूषण की जांच करने में हेल्प करनी है, हमारी क्या है, स्टेटमेंट है। अब हमें इस स्टेटमेंट को सही मानना है और अपना जो रीजन है उसका उत्तर देना है उसके हिसाब से। देखिए यहाँ पे कैसे उत्तर देंगे, हाँ, उन्हें मिलकर कोई समाधान निकालना चाहिए क्योंकि यह शहर में रहने वाले सभी लोगों को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, वायु प्रदूषण तो सबको प्रभावित करता है, या मैं हूं या सरकार हो, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने क्या ले रखा पूरा ठेका कि वायु साफ करने का, नहीं, हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि हम भी क्या करें, प्रदूषण को होने से बचाए, कम से कम ऐसा करना चाहिए कि हमारी वजह से प्रदूषण हो, कोशिश करें साफ सफाई का ध्यान रखें, नॉइज का ध्यान रखें, कचरा ना फैलाए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यानी कि पहला क्या है, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, स्वच्छ हवा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं भाई, ये कोई कानून थोड़े है कि सरकार करेगी, सरकार कितने एफर्ट्स कर लियो, लेकिन अगर आप लोग उसमें सहयोग नहीं देंगे तो फिर आप कैसे क्या कर पाओगे।
आप थोड़ा इसमें हवा थोड़ी साफ कर दोगे, आप नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो इसका मतलब ये है दूसरी स्टेटमेंट जो है, इसकी रीजन जो है दूसरा ही गलत है। सरकार की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, हमारा सहयोग भी जरूरी है। उसमें सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। अगर हम चाहते हैं और सरकार भी चाहती है तो उसके हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? देखिए क्वेश्चन मैंने आपको कल समझाया था और आज भी समझाया है, क्योंकि हम इसको वेन डायग्राम से नहीं करते, इसको हम अलग ही फंडे से करते हैं। ठीक है भाई, सॉल्यूशन कोड इनवैलिड बता रहा है, क्या करे भाई? अभी वीडियो देखिए आप, आपको सॉल्यूशन पूरा मिलेगा यहीं पे यूट्यूब पे। ठीक है, टेंशन नोट भाई के साथ रहिए बस। देखिए यहाँ पे कुछ मेज सफेद है, यहाँ पे क्या है प्लस, कोई सड़क सफेद नहीं है, यानी कि जो स्टेटमेंट है ये वाली प्लस है और ये वाली कितनी है माइनस है, क्योंकि अभी नहीं आ गया। और मैंने बताया है आपको, अगर आप प्लस वाली स्टेटमेंट में रहोगे तो प्लस आंसर आएगा, नेगेटिव वाली में रहोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। और एक दूसरे में कुछ करोगे, एक दूसरे में जाओगे, तो आपको सबसे पहले कॉमन ढूंढना है। और हम किस आधार पे कॉमन ढूंढते हैं? हमारा अलग फंडा है 50 और 100 का। कितना है? 50 और 100 का सम टेबल। और मैंने क्या कहा था, अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो अगर आपके पास सम है तो 50, और हमेशा ऑब्जेक्ट तो 50 होता ही है पॉजिटिव में। ठीक है, नो रोड इज व्हाइट, अगर आपके पास नो है इसका मतलब 100 होता है, और नेगेटिव सेंटेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो तो आपका 100 होना ही है। यह बात याद करके चलना है। अब कॉमन क्या है इसमें? व्हाइट और व्हाइट, और कॉमन बनाने के लिए एक वैल्यू का 100 होना जरूरी है, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ कॉमन है। अब इन दोनों का रिलेशन बन गया, इन दोनों का रिलेशन जब बनेगा तो आंसर क्या आएगा हमारा? नेगेटिव आंसर आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आंसर आएगा। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन में पूछा है, देखिए क्या पूछा है, कोई सफेद सड़क नहीं है, यानी कि 100, 50 और नेगेटिव, और ये वाली वैल्यू कितनी थी? 50, 50, 100 और कितनी थी यहाँ पे? 50 थी। ठीक है, अब एक बात देखिए यहाँ पे, कोई सफेद सड़क नहीं है, कोई सफेद, आपका सफेद कितना है? 50। और मैंने क्या कहा था आपको कि जो हमारे पास वैल्यू 50 होती है उसको हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे व्हाइट कितना हो गया? 100 हो गया। तो ये वाली कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका। कोई सड़क मेज नहीं है, कोई सड़क मेज नहीं है। देखिए यहाँ पे अब हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 रोड और 100 टेबल, और नेगेटिव स्टेटमेंट है। टेबल कितनी हो गई मेरे पास? 100। और मैंने क्या कहा था आपको कि हमारे पास टेबल कितनी है? 50। क्या आप 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो आपका क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। और देखिए कोई सफेद मेज नहीं है, कोई सफेद, सफेद कितना है आपका? 50, और यहाँ पे कितना हो गया आपका? सफेद 100 हो गया। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी आपकी? गलत हो जाएगी। यानी कैलकुलेशन समझ में आया आपके? हमने क्या कहा, इसमें सभी के सभी क्या हो जाएगी आपके? सभी के सभी गलत हो जाएंगे। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या पता हमने कुछ गलती कर दी उसमें। देखिए यहाँ पे कोई सफेद सड़क नहीं है, नंबर 1 देख लेते हैं, क्योंकि हमने क्या सीखा इसमें? ये प्लस है और ये माइनस है, अगर रिलेशन बनाना है तो व्हाइट से व्हाइट में रिलेशन बनेगा। ठीक है, और एक बात देखिए यहाँ पे कितना था? 100 था, और ये कितना था? यहाँ पे 100 था। और पहले वाला क्या है? कोई सफेद सड़क नहीं है, 100 से कहाँ जा रहे हैं? 50 में जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सड़क नहीं है, और हम दूसरी स्टेटमेंट में ही हैं, कोई सफेद या कोई सड़क सफेद नहीं है, और कोई सफेद सड़क नहीं है पहले, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट में घूम रहे हैं हम। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट में घूम रहे हैं तो हम सड़क को 50 बना सकते हैं, यानी कि हमारी पहला जो कंक्लूजन है बिल्कुल सही है। पहला सही है हमारा, पहला क्या है? सही है। हमने थोड़ा गलती से पढ़ लिया था, ये ध्यान से पढ़ना है इसको। पहला क्या है? सही है, बाकी दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या आएगा, इसको दोबारा देख लेना। इसमें क्या है? जो आंसर आया है ये वाला, कोई सफेद सड़क नहीं है, ये सेकंड स्टेटमेंट से आया है, और जब ये सेकंड स्टेटमेंट से आया है तो ये बिल्कुल ठीक है। ये ओनली सिंगल वन स्टेटमेंट यूज करके आया है, तो इस वजह से क्या है? ठीक है। हमने अपनी गलती जल्दी सुधार दी यहाँ पे, ऐसा हो सकता था कि आगे निकल जाते बिना ध्यान दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखना, आपको पता होना चाहिए। इसमें रिलेशन पूछा है, भाज्य बराबर भाजा गुणा भागफल प्लस के शेषफल। क्या होता है रिलेशन? भाज्य बराबर भाजा गुणा भागफल प्लस के शेषफल लिख देता हूँ, उससे अच्छा समझ में आएगा। भाज्य बराबर, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। अब अपना क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहा है क्वेश्चन में? भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है,
यदि शेषफल 32 है, शेषफल कितना है आपका 32, ठीक है। और इसने क्या कहा है, जो भाजक है आपका, भाजक कितना है शेषफल का 2 गुना, शेषफल का 2 गुना, यानी कि आपका भाजक कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और जो भाजक है आपका भागफल का कितना है 4 गुना, यानी कि कितना 16 चौका 64, 16 का 4 गुना, तो भाज्य हो जाएगा आपका ये। तो वो भाज्य निकालना है कि आपका डिविडेंड क्या होगा। ये होता है आपका डिविडेंड, ये होता है आपका डिवाइजर, और इस तरीके से आपका ये रिमाइंडर होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। ओके, देखिए यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, 16 चौका 64, 16 छिकम 96, 6 102 प्लस के 32, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 1056। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, 12 फरवरी 2018 को क्या था, 12 फरवरी 2018 को मंडे था। तो इसने क्या कहा है, नीचे दिए गए वर्षों में से 12 फरवरी को सोमवार हो, कौन सी 12 फरवरी को आपका सोमवार होगा। देखिए हमें इस 12 फरवरी से तो कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे मतलब होगा, ईयर से मतलब होगा। मान लीजिए अगर मैं 2025 उठा लेता हूँ, 2018 से 2025 के बीच का गैप निकालिए, कितने साल होते हैं 7 साल। इन 7 साल में मेरे भाई कितने लीप ईयर आए होंगे, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, एक लीप ईयर तो आया होगा, 7 और 1 कितना होता है 8 होता है। लेकिन सेम दिन तब आता है जब दो ईयर्स के बीच में हमारा डिफरेंस 7 से डिवाइड करने वाला आ जाए। ये 7 से डिवाइड तो होता नहीं, तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा। अब उठा लेते हैं हम 2023, 2018 से 2023 के बीच में कितना गैप है दोस्तों, 5 साल का गैप है। अगर 5 साल का गैप है, इसमें कितने लीप ईयर हो गए, इसमें एक लीप ईयर होगा आपका। जब इसमें एक लीप ईयर है तो क्या ये 6 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो यानी कि आपका ना तो ऑप्शन 1 है ना ऑप्शन 2 है। चलते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। देखिए यहाँ पे मैं आपको तब बता रहा हूँ इन चीजों को जब हमें रटना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2018 से 2021 की तरफ चलते हैं, कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। कितने लीप ईयर है, इसमें कोई लीप ईयर नहीं है। क्या 3 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो ये ना तो पहला आंसर, ना दूसरा आंसर, ना तीसरा, तो बच्चा क्या लास्ट यही आंसर होगा। लेकिन कैसे, देखें यहाँ पे 2018 से 2024 में कितना डिफरेंस है दोस्तों, 6 का डिफरेंस है। और इस 6 में कितने लीप ईयर आएंगे, 4 से डिवाइड करके पता लगेगा, 4 एकम 4, एक लीप ईयर आ जाएगा पूरा का पूरा। 6 और 1 7, क्या यह 7 से डिवाइड होता है, जी हाँ ये 7 से डिवाइड होता है। इस तरीके से 12 फरवरी 2024 को क्या होगा, मंडे हो जाएगा। वेल डन। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 104, देखिए 104 क्या कहता है, इसने कहा है कि इसकी फिगर बतानी है, और इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन से करना आसान होता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे n है, ठीक है, n ये सीधा बना है, ये तो हो नहीं सकता आपका। ये तीनों n कैसे बिल्कुल सेम बने हुए हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 3 है, 3 है, यहाँ पे क्या बना हुआ है 9 बना हुआ है, 9 थोड़ा है यहाँ पे, 3 बनता उल्टा, ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए आपके। इन दोनों में देखिए ये भी ऐसा बना है, ये भी ऐसा। जो ये f है, f ऐसे थोड़ी बनेगा, f तो ऐसे बनेगा। तो यानी कि ऑप्शन सी, मैंने इस फिगर को भी नहीं देखा, इन ऑप्शन के कंपेरिजन से मैंने क्या कर लिया, अपना आंसर निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन 105 की तरफ। अब ये क्वेश्चन ऐसा आने वाला है जो आपका सिर घुमा देगा, ठीक है। देखिए अभी शायद 108 109 नंबर पे होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105, और जो ये मॉक है इसमें कुछ क्वेश्चन गलती दे रखी है, मतलब कि आंसर की में इसके पीछे का, उसको नोट करके चलना, बता दूंगा आपको कौन सा गलती है कौन सा नहीं, ठीक है। देखिए गुणोत्तर श्रेणी के पहले 8 पदों का योग क्या है, तो कैसे निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/a कितनी आ जाएगी 2, यानी कि जो सेकंड नंबर है कितने मल्टीपल है, देखो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 2। और फॉर्मूला क्या होता है जोड़ का, SN बराबर a इंटू, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो r की पावर n माइनस के 1 अपॉन में r माइनस के 1, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। और r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो फॉर्मूला होता है a इंटू में 1 माइनस की r की पावर n, 1 माइनस की r। 1 से छोटी कैसी, जैसे r बराबर 1/2 आ जाता, r बराबर 1/3 हो जाता, तो वो इस तरीके से छोटे होने की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है यहाँ तक, तो देखिए आगे देखिए, फॉर्मूले में रख दिया हमने a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2 है, और इसने क्या कहा है 8 पदों का योग ज्ञात करना। n बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 रख दीजिए 1, और r की वैल्यू 2 है, 2 में से गया 1, तो 2 की पावर 8 कितनी होती है बताओ फटाफट। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128,
दूनी 256 होती है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के पहले 8 पदों का योग ज्ञात करना। देखिए मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ साइड से। अगर मैंने साइड से रफ कर दिया है यहाँ पे, तो बताइए फटाफट कितना आना चाहिए था यहाँ पे। फॉर्मूला सही होता है क्या, ए की पावर आर की पावर एन माइनस के 1 अपॉन में आर माइनस के 1। दोस्तों 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 128। देखिए फॉर्मूला शायद गलत लगा रहे हैं हम, कोई नहीं, हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा कैसे करेंगे, मान लीजिए हम फॉर्मूला भूल गए एक तरीके से, सीधा कैसे करोगे आप। देखिए यहाँ पे कितना है, ये 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 1 2 3 4 5 6 7 और 128 कितना हो गया 128 हो गया। तो इसने कहा गुणोत्तर श्रेणी के पहले 8 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मेरे को लगता है इसमें ऑप्शन में कुछ दिक्कत लग रही है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, इनको जोड़ के देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो 8वां पद आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए जो 8वां पद आ गया वो 128 आ रखा है, और ऑप्शन में अगर मैं जोड़ूंगा तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या आएंगे, बड़े आएंगे। चलो मैं इसको क्या कर लेता हूँ अभी, इसको मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 105 को, इसको बाद में करेंगे जब लास्ट में जाएगा ना, बाद में करेगा। हो सकता है कि कुछ मिसप्रिंट कर रहे हो हम। ठीक है, आप भी नोट करके चलिए क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए एक गोले और लंबवर्तीय बेलन का आयतन बराबर है। गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर की 3। यदि उनकी त्रिज्या समान है, यानी कि बेलन की त्रिज्या भी और गोले की त्रिज्या भी क्या है, समान है, तो पाई आर की 3 पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या होता है, एच होता है। अगर गोले की त्रिज्या आर है, बेलन की त्रिज्या आर है, तो दोनों की त्रिज्या आर होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। और एक बात और देखिए, यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटने पर यहाँ पे एक आर बचेगा। आर अपॉन में एच कितना आएगा, 3/4 आएगा। कितना आएगा, 3/4 आएगा। देखिए इसका आंसर ये है, लेकिन जो इसकी आंसर की है उसमें ये आंसर दे रखा है, यानी कि ऑप्शन गलती दे रखा है उसमें। जब आप इस मॉक को करोगे उसके हिसाब से आपको इस पे ठीक करना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 105 नहीं देखा था, वेरीफाई नहीं किया था उसको। अगर मैं उसको वेरीफाई करता तो मैं बता देता, शायद उसका ऑप्शन गलत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। ठीक है, उसको लास्ट में देखेंगे हम। हाँ, इसका मैंने वेरीफाई किया था, मैंने देखा था इसका लास्ट ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये नहीं है, ऑप्शन इसका ए है। ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, ये क्वेश्चन भी गलत है मॉक में। ठीक है ना, ये भी क्या है, मॉक में गलत है। मॉक में दे रखा है इसका आंसर की में, इसका आंसर 5 दे रखा है, लेकिन देखिए हम सोल्व करते हैं, इसका आंसर कितना आएगा, 5 + 1/7। देखिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को खोलेंगे हम, 15 5 20, 25 में 20 कितना होगा 5, माइनस के 14 गुणा के 5 भाग 22 में 6 में कितना बचा, 16 बचा। इस तरीके से 5 + के 1/7 गुणा 14 5 70 होता है, डिवाइड 16 होता है। 5 + के 1/7 ये इतना होता है ना, 7 से डिवाइड किया कितना आएगा 10। 5 माइनस के 10/16, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 8 16, 8 पंजे 40 में से 5 गए 35/8, यानी कि हमारा आंसर ये आता है 35/8। लेकिन जो मॉक है ये गलत है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 105 है वो मैंने वेरीफाई नहीं किया, मैंने देखा नहीं था उसको, तो हो सकता है उसमें ऑप्शन गलत हो, उसमें एक बार लास्ट में देखेंगे उसको। लेकिन हाँ, इसके भी ऑप्शन गलत है। इसका असली आंसर क्या होगा, 35/8 इसका आंसर होगा। ठीक है, 8 में 40 में से 5 गए 35/8, तो इसको करेक्ट कर लेना। 107 का ऑप्शन इसमें है नहीं, और 106 का ऑप्शन ए है, जो मॉक में गलती दिया हुआ है आंसर की में। ठीक है दोस्तों, क्लियर करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 108 पे देखिए, 108 क्या कहता है, 108 का भी ऑप्शन गलती है मॉक में। ठीक है, जो मॉक के पीछे लास्ट में आंसर की दी गई है उसमें गलती है। देखिए यहाँ पे डॉग, डॉग का स्थानीय मान डी की वैल्यू 4, ओ की वैल्यू 15, जी की वैल्यू 7, 15 और 4 19, 19 और 7 कितना होता है 26, और 26 में आप 11 जोड़ो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। इसी तर्ज पे C80 कैट 3 + के 1 + के 20, 20 और 3 23 और 1 24 + के 11 कितना हो जाएगा 35, यानी कि आंसर इसका 35 है, लेकिन मॉक में दे रखा है 25, यानी कि गलत है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 को लास्ट में वेरीफाई कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 109, नीचे दिए गए कथन और उसके बाद के 2 निष्कर्षों का अध्ययन करें। सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर है, उनका स्टेट ड्राइव देखने में सबसे प्रिय सोर्स में से एक है। ठीक है भाई, तो स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है उस पर चलते हैं। सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, जब अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तभी तो महान क्रिकेटर बने होंगे, यानी कि कंक्लूजन बिल्कुल क्या है, ठीक है। नंबर 2 क्या है, सभी खिलाड़ी स्टेट ड्राइव खेलते हैं, जरूरी नहीं है भाई सभी खेलते हो, सभी के बारे में कोई बताई भी नहीं गई है बात इसमें, तो यानी कि दूसरी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? राहुल एक काम को 42 घंटों में पूरा कर सकता है। ये रहा राहुल, 42 घंटों में काम पूरा कर रहा है। यदि उसे सुनीता ने सहायता की, क्या की? उसे सुनीता ने सहायता की जो उससे 100% अधिक कुशल है। अगर ये राहुल था, ये सुनीता थी, राहुल की एफिशिएंसी 1 है और सुनीता की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है। वे दोनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा कर लेंगे? देखिए यहाँ पे राहुल की एफिशिएंसी 1 है, अगर वो एक एफिशिएंसी से काम कर रहा कितने घंटे में? 42 घंटे में। तो टोटल वर्क भी कितना होगा? टोटल वर्क होगा 42। और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 3। 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा आंसर? 14 आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए इसमें टाइम 2 मिनट भी लगा सकता हूँ टाइमर के तौर पे, ठीक है। चलो मैं आपके लिए इसमें क्या करता हूँ, 2 मिनट दे देता हूँ आपको। 2 मिनट इसलिए दे रहा हूँ कि आप एक बार करके देखिए इस क्वेश्चन में कैसे। देखो ऑप्शन से तो हो जाएगा ये आसानी से, ठीक है, ऑप्शन से तो हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है इसमें खुद से करके देखना है। मेरे को आंसर कमेंट करके बताओ फटाफट कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। बोलो फटाफट कितना आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखो आंसर तो इसका 126 आना है, लेकिन कैसे आएगा करके देखो एक बार। आपने कभी ऐसा क्वेश्चन किया है क्या पहली बार? मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करके कमेंट करके बताओ फटाफट, ठीक है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ 2 घूंट। क्या नहीं क्या, चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे करोगे, पहले ऑप्शन से करके दिखाता हूँ, फिर इसको फुल डिटेल करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक कार निर्धारित समय से 3 मिनट पहले निकलती है और 126 किलोमीटर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए अपनी गति सामान्य से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ती है। कार की सामान्य गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? देखिए इसको पहले ऑप्शन से करेंगे और फिर इसका जो बेस्ट अप्रोच है ना उससे करके दिखाऊंगा आपको। आप बोलोगे मजा आ गया, बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पे क्यों, मान लीजिए देखो 2 ऑप्शन यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है 126 दिया है और इसके 2 मल्टीपल है 63 और 126 जो इजिली हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले 126 को उठाकर देखता हूँ। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम होता है। अगर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम होता है, डिस्टेंस कितना है? 126, ठीक है। और स्पीड कितना है? s। और क्या कहा इसने? टाइम, टाइम t। और एक बात और देखिए आप, इसने कहा है क्वेश्चन में कि अगर वह 3 मिनट पहले निकलती, क्या करती? 3 मिनट पहले निकलती। तो यानी कि भाई 3 मिनट पहले निकलने का मतलब है, एक बात और मैं लिख दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैं 9 बजे घर से निकला और मैं कहीं 10 बजे पहुंचता। कहाँ पहुंचता? 10 बजे। लेकिन अब मैं क्या निकला घर से 8:57 पे निकला और जब भी मैं 10 बजे पहुंच रहा हूँ। ये बात समझ में आई ना आपकी? ठीक है। अगर मैंने डिस्टेंस कितनी मानी? डिस्टेंस मानी अपनी 126 किलोमीटर, ये तो 13 के पेपर में। डिस्टेंस कितनी है? 126 किलोमीटर। और गति मानी कितनी? 126 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी है? 126 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी 1 घंटे में कितनी जा रही है? 1 घंटे में जा रही है 126 किलोमीटर। 1 घंटे में कितनी जा रही है? 126 किलोमीटर। मुझे बाद में भी 126 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन अब क्या हो गया? 3 मिनट ज्यादा लग रही है। कितनी लग रही है? 3 मिनट ज्यादा। अभी मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ, फिर बाद में करेंगे डिटेल से, ठीक है। अब उसने अपनी गति कितनी कम कर दी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। अगर उसकी स्पीड 126 थी, अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? उसकी स्पीड हो जाएगी 120। कितनी हो जाएगी? 120। लेकिन दोस्तों अब इसको टाइम कितना लग रहा है पता है आपको? अब इसको 63 मिनट लग रही है। कितने? 63 मिनट। क्योंकि पहले 60 मिनट में जा रही थी वो, लेकिन वो 3 मिनट पहले घर से निकली। 63 मिनट लग रही है। अगर 63 घंटे बनाऊंगा मैं, 60 दूनी 120 और 2 के 63 मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? आ गया ना 126 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन से तो ये ऐसे हुआ। क्या हुआ? ऑप्शन से ऐसे हुआ। लेकिन अगर ऑप्शन सेट ना हुआ तो फिर कैसे करोगे? ऐसे भी तो हो सकता है, पहले 56 उठाऊं, फिर 63 उठाऊं, फिर 94.5, फिर 126, फिर तो फंस जाएगा ना क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में फंसना नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करते हैं हम। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे, इस तरह का क्वेश्चन था। मान लीजिए राम 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्कूल जाता है और वह 2 मिनट लेट पहुंचता है।
और अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाए तो 2 मिनट पहले पहुंचता है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज हम उस क्वेश्चन में कन्वर्ट करके देखते हैं अभी। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज उस क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। एक कार, मान लीजिए कहाँ जाना है उसको, डिस्टेंस मानना क्या दे रखा है कि 26 किलोमीटर दूर जाना है और डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। मान लीजिए जो ये कार थी इसकी गति एस है, एस किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक कार एस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है और समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। अगर स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूं मैं, अगर स्पीड कितनी कर दूं, एस माइनस के 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूं तो वह 3 मिनट लेट पहुंचती है। क्या पहुंचती है, 3 मिनट लेट पहुंचती है। समय पर पहुंचने का मतलब होता है 60 मिनट में जाना, और 3 मिनट पहले निकल के और बाकी के 60 मिनट यूज करके कितने मिनट पहुंच रही हो, 63 मिनट में पहुंच रही है। यानी कितना गैप आ रहा है, 3 मिनट का गैप आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस का, डिस्टेंस का फॉर्मूला था S1 इंटू में S2 डिफरेंस S1 माइनस का S2, और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस किसमें, घंटे में। ये बात पता है आपको, लैंग्वेज समझ में आई ना अभी। तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 126 डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी थी, पहली वाली S थी, दूसरी वाली कितनी है, S माइनस के 6 है, और इनकी स्पीड का डिफरेंस कितना है, 6 बचा, और टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 मिनट। और 3 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 3/60 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको ऊपर से रफ कर देता हूँ, उम्मीद है यहाँ तक समझ में होगा आपकी। ये लैंग्वेज थोड़ी हार्ड दे रखी थी, इसको हमें घुमा के इजीली बनाना था, जो हमने बना दिया है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपकी। देखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ 126 इज इक्वल टू एस इंटू में एस माइनस के 6, 3 से 100 काटिए, 3 दूनी के 6, कितना बचेगा नीचे, 2 इंटू में 60 बचेगा। कितना बचेगा, 2 इंटू में 60। अब आगे करते हैं, देखिए यहाँ पे जब इसको आगे करेंगे तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, s इंटू में s माइनस के 6, 126 इंटू में 120, ये हो गया। देखिए s कितना हो जाएगा, 126, और 126 में 6 को माइनस करके कितना बचता है, 120, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू निकालनी है। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 126 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। भाई बताओ मजा आया कि नहीं आया, सही रहा ना क्वेश्चन, ही समझ में आया क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। एक दो बार थम्स अप करके बता दिया करो भाई समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ओके, केमिस्ट्री भाई ने एक जवाब दिया था, सही नहीं, अच्छा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 112 पे, क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि नीचे दिए गए वर्त चित्र में एक कंपनी के विभिन्न मदों पर हुए वार्षिक व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाया गया है। कंपनी का वार्षिक व्यय 72 करोड़ रुपए है, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, 100%। 100% की वैल्यू कितनी है, 72 करोड़, ठीक है। अभी अपना क्वेश्चन देखते हैं, अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसने कहा है परिचालन पर वार्षिक व्यय कितना है। परिचालन क्या है आपका, परिचालन ये रहा परिचालन, परिचालन है संचालन, एक ही बात है। ऑपरेशन का होगा ना यहाँ पे, ऑपरेशन एनुअली। तो कितना है यहाँ पे, 16%। 100% की वैल्यू 72 है, तो आप क्या करो, बस 16 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू अलग नहीं है भाई। देखो 1.52 11.52, तो क्या करो, एक की वैल्यू निकालो पहले, 1%। 1% की वैल्यू हो जाएगी 72/100, और किसकी निकालनी है, 16% की निकालनी है। तो क्या करोगे, 72/100 गुना में 16, 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112 और 3 115। नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11.52 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपकी। देखो ये क्वेश्चन यही होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं फिगर को देख के, घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 113, कंपनी द्वारा विविध पर मासिक व्यय करोड़ में क्या है। विविध पर कितना खर्चा हुआ है भाई, विविध पर हो रहा है 24%, कितना 24%। और 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू आपके पास है 72 करोड़। 100% की वैल्यू कितनी है, 72 करोड़। आपको निकालना है 24% की वैल्यू, 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 दूनी 48, 24 सत्ते 168 और 4 100। देखिए दोबारा करते हैं मल्टीप्लाई। इसने कहा है कंपनी द्वारा विविध पर 24% है, तो 24 की मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हो, 8 इंटू 3 कर लीजिए, 8 दूनी 16, 8 से 56 57, 3 6 18। दोबारा देखते हैं, अच्छा मासिक पूछा इसने, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसने कहा है मासिक, कितना का इसमें, मासिक का है। और हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे दोबारा पढ़ा देता हूँ क्वेश्चन को, क्या लिखा है यहाँ पे। इसमें लिखा है
कि कंपनी का वार्षिक व्यय कितना है। कंपनी का वार्षिक व्यय 72 करोड़ है और वहां पे बात की गई है मासिक की। तभी तो बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन में मतलब कि कहाँ गलती हो गई कि आंसर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे 72 करोड़ और यहाँ पे क्या है, विविध आपका 24% है विविध। अगर आपका विविध 24% है 100% का, ठीक है, 72 1% कितना हो जाएगा आपका 72 बटे के 100। पहले 24 का आप क्या करिए, 24 का पूरा 12 महीनों का निकाल लीजिए। अगर आपने 12 महीनों का निकाल लिया और आपको एक महीने का निकालना है तो कितने से डिवाइड करोगे 12 से, तो 12 दूनी 24, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1.44। क्वेश्चन को भाई ध्यान से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। यहाँ पे मासिक हमने छोड़ दिया था, अगर ये मासिक हम नहीं देखते तो क्या होता, फिर गलती हो जाता हमारा ये, ठीक है। ये चीजें देख के हमें चलनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, ये कहता है नीचे दिए गए दंड चित्र में एक विद्यालय में 3 महीनों के लिए 3 ऐप्स प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे ये महीना है जनवरी का, ये महीना है फरवरी का, ये महीना है मार्च का। अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ने कहा मार्च महीने में तीनों ऐप का उपयोग करने वाले लड़कों की कुल संख्या कितनी है, तो वो इनको ऐड करना है 600, 400, 1000, 1370, 1450। कितना हो जाएगा जोड़ के 1450 आपका सी आंसर आ जाएगा, तो सीधा ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 115 फरवरी में व्हाट्सएप का उपयोग करने वाले लड़कों की संख्या। भाई कितने लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं फरवरी में, चलते अपने क्वेश्चन में देखते हैं। देखें यहाँ पे फरवरी में व्हाट्सएप वाला कॉलम कौन सा है, व्हाट्सएप वाला कॉलम पहला है, तो फरवरी में जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वे 750। कितने हैं 750। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। फरवरी वाला हो गया, फरवरी में व्हाट्सएप का उपयोग करने वाले लड़कों की संख्या 750 है। फरवरी में फेसबुक का उपयोग करने वाले लड़कों की संख्या से कितने % अधिक है। देखिए यहाँ पे फरवरी में फेसबुक कौन से नंबर का है, फेसबुक आपका दूसरे नंबर का है, तो कितना है 500। 5 से डिवाइड कर दोगे 100, 5 एकम 5, 5 5 25 0। क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज में निकालना है किस पे निकालते हो 100 पे, तो 100 से कितना जाता है 50, तो आंसर कितना जाएगा आपका 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50%। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 जनवरी से फरवरी तक फेसबुक का उपयोग करने वाले लड़कों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखिए यहाँ पे किसकी बात की है इसने, जनवरी से फरवरी तक फेसबुक का प्रयोग करने वाले। तो देखते हैं जनवरी में कितने यूज कर रहे थे फेसबुक और फरवरी में कितने कर रहे हैं। फेसबुक वाला सेकंड कॉलम फेसबुक वाला है, 600 से 500 हो गए। कितने हो गए 600 से 500 हो गए। अगर 600 से 500 हो गए तो कमी कितने की आई, 100 की कमी आई। कितने पे 600 पे गुणा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1/6 की फ्रैक्शन कितनी होती है 16 सही 2/3% या 16.66% आपकी क्या हो जाएगी फ्रैक्शन हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। ABC ने एक दुकान क्रम से 27,000 रुपए, 81,000 रुपए और क्या किया 72,000 रुपए लगाकर खोली, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे और एक साल के अंत में लाभ 3 हिस्सों में बांटा गया। बी का लाभ 36,000 रुपए है, तो कुल लाभ कितना है। देखिए कुल लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशो निकाल लीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो गई, ये कितना है 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72। इन तीनों का रेशो क्या है 398 आया। इसने कहा टोटल लाभ निकालना है। टोटल लाभ कितना है 9 3 12 8 20, टोटल लाभ है 20, ठीक है। और इसने कहा बी का जो हिस्सा है वो 36,000 है, यानी कि बी कौन सा है 9, 9 का मतलब कितना है 36, 1 का मतलब कितना हो जाएगा 4 और 20 का मतलब कितना हो जाएगा 20 चौक 80। जिस ऑप्शन में 80 से शुरुआत है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित सादृश्य को पूरा करें। अस्थमा, लंग्स और कंजक्टिव्स ये किस में होता है, ये आंखों से रिलेटेड होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा आईज। क्वेश्चन नंबर 119 देखो भाई, जो क्वेश्चन नंबर 119 है ये भी एग्जाम्पल के मॉक में क्या कर रखा है, इसका आंसर गलती दे रखा है, ठीक है। तो ठीक कर लेना, ठीक है। इसलिए मॉक की प्रैक्टिस कराई जा रही है कि जो ऑप्शन गलती है उसमें आप उनको अपना सही मान के और अपने नंबर कम ना मान लो, ठीक है। देखिए यहाँ पे ABCDE आएगा, यहाँ पे ये तो सभी में है। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, M आएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे वाला ऑप्शन लगा रखा है जो गलती है, ठीक है। अभी EM इसमें भी, EM इसमें भी है और EM इसमें भी है। ये डिपेंड करता है इन पे कि ये नंबर क्या आएगा, ये नंबर सभी अलग अलग आएंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 19, 24, 34,
39 यहाँ पे कितना आएगा, कितना गैप है, 5 का गैप है, कितना गैप है, 10 का गैप है, कितना गैप है 5 का, अब की बार कितना गैप आएगा 10 का, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको चेक कर लेना, आंसर में लगा रखा है वहां पे, जबकि इसका आंसर ये है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा अगर प्लस को भाग में बदल दिया जाए, गुणा को माइनस में बदल दिया जाए। देखिए यहाँ पे 39 प्लस को भाग में 13, गुणा को माइनस में 12, भाग को प्लस में 5, माइनस को गुणा में 4, 13 3 39, 12 5 चौक 20, 20 में से 12 गए 8, 8 और 3 11, 8 प्लस के 3 कितना हो जाएगा 11, आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने मैथ वाला पोर्शन खत्म कर लिया है। जो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 105 शायद वो गलत है, उसको मैं क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा मतलब कमेंट में इसको या डिस्क्रिप्शन में, उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा, या एक बार लास्ट में कर देंगे उसको हम। ठीक है, देखिए अभी क्या करता हूँ, मैं इसका सेक्शन वाइज को निकाल देता हूँ एक बार। चलते फिर क्वेश्चन नंबर 121 पे। ठीक है।